हेलो एवरीवन। बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 16 है। 16 में आज हम पढ़ेंगे पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियाँ। जीन स्थानांतरण क्या होता है? ये एक बायोटेक्नोलॉजी की एक तकनीक है जिसके अंतर्गत जीनों का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में किया जाता है। अब हम बात करेंगे पौधों में जीन स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाता है। हम यहाँ पे पादप ऊतक संवर्धन पढ़ रहे हैं। पादप ऊतक संवर्धन में हमने कहा कि ऊतक संवर्धन विधि द्वारा नए पादप की उत्पत्ति यानी नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। अब जो नया पादप हम बना रहे हैं, जिसका हम संवर्धन कर रहे हैं, उस संवर्धन विधि में हम अगर जीन का स्थानांतरण करते यानी कि जो हमें जीन की आवश्यकता है या फिर हम किसी पादप की किस्म को सुधारना चाहते हैं या फिर उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसमें हम जीन स्थानांतरण ऊतक संवर्धन के द्वारा कर सकते हैं। किस प्रकार से संवर्धन के द्वारा ये प्रक्रिया की जा सकती है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे पादप ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग जीन स्थानांतरण एवं स्थानांतरित जीनों की पादप कोशिकाओं में अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। यानी कि ऊतक संवर्धन तकनीक, पादप ऊतक संवर्धन तकनीक से हम जीन स्थानांतरण करके और जो स्थानांतरित हमने जीन किए हैं उनका पादप कोशिकाओं में क्या अभिव्यक्ति आती है, किस प्रकार से क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, ये चीजें हम देख सकते हैं। आनुवांशिक रूपांतरण के द्वारा किसी वांछित बाहरी जीन का समावेश परपोषी के जीनों में अनिश्चित अथवा वांछित स्थिति पर किया जाता है। यानी कि हमने उसमें क्या करना है, जीन क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, तो एक तरीके से हम उसका कैसा रूपांतरण कर रहे हैं, आनुवांशिक रूपांतरण कर रहे हैं। वांछित बाहरी जीन यानी कि उस पादप के अलावा, उस पादप का जो आनुवांशिक पदार्थ है, उस आनुवांशिक पदार्थ के अलावा हम बाहर से उसमें कोई जीन यानी कि डीएनए का समावेश करवाते हैं और जो वांछित हमको स्थिति चाहिए या फिर वांछित जो लक्षण हमें चाहिए वो हम प्राप्त कर लेते हैं। किस विधि द्वारा? जीन स्थानांतरण विधि द्वारा पादपों में कर रहे हैं, इसलिए ये कैसा स्थानांतरण होगा? सबसे पहले हम पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां पढ़ेंगे। पादप में करेंगे तो पादप में जीन स्थानांतरण की विधियां होंगी। ये दो प्रकार की होती है। पहला है वाहक निर्देशित अथवा अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, यानी कि ये वाहक के द्वारा होती है। दूसरी है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। ठीक है, तो दो विधियां हैं पादपों में जीन स्थानांतरण की। हम दो में से पहला वाला टॉपिक आज का हमारा है वाहक निर्देशित अथवा अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। इंग्लिश में से बोलते हैं वेक्टर मेडिएटेड और इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर। ठीक है, इस विधि में क्या किया जाएगा कि पादप में जो जीन स्थानांतरण किया जाएगा वो वाहक की सहायता से किया जाएगा। वाहक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लाज्मिड्स होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमको इच्छित जीन है, वांछित जीन है, उसका ट्रांसफर दूसरी कोशिका में कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि में स्थानांतरित किए जाने वाले डीएनए का स्थानांतरण किसी वाहक द्वारा किया जाता है। यानी कि इसमें हमें किसकी आवश्यकता होगी? वाहक की आवश्यकता होगी। वाहक में क्या किया जाएगा? जीन स्थानांतरित किया जाएगा और फिर वो वाहक उस स्थानांतरित जीन के रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जो रिकॉम्बिनेंट जो वाहक बनेगा, वो रिकॉम्बिनेंट वाहक पादप कोशिका में पहुंचकर जो हमने जीन स्थानांतरित किया है उसकी प्रतिलिपियां हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी तीन विधियां हैं। पहला है एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण, दूसरा है विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण और तीसरा है इनप्लांटा तकनीक। ठीक है, पहले तीन विधियां हैं जिसमें हम पहला पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण। एक बार इसे उतार लेंगे। एग्रोबैक्टीरियम एक जीवाणु है। एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में मिलने वाला जीवाणु है। ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, जिसमें से ये कौन सा प्रकार का है? ग्राम नेगेटिव प्रकार का जीवाणु है।
ये द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है। कैसे पादपों को संक्रमित करेगा? द्विबीजपत्री पादपों को। एक बीजपत्री पादपों को संक्रमित ये नहीं करता है, केवल ये द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करेगा। ठीक है। इसकी दो जातियां एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरस तथा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस होती हैं। दो उसकी जातियां हैं। यहाँ पे हम दो जातियों के बारे में पढ़ेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, जिसमें से हम जो पढ़ेंगे वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरस है, ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है पादपों में? पिटिका। ये पिटिका रोग उत्पन्न करता है, इंग्लिश में से कहते हैं क्राउन गॉल। ये इस रोग में क्या होता है, पादप के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजन होता है। विभाजन होने से एक गोल पिटिका नुमा संरचना बन जाती है, जिसे क्राउन गॉल भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस द्वारा पादपों में रोमिन मूल रोग होता है। हेयर रूट यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो इसमें क्या हो जाती हैं, रोम उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा इसमें RI प्लाज्मिड पाया जाता है। जो ट्यूमिनिफेरस है उसमें जो प्लाज्मिड पाया जाता है वो TI प्लाज्मिड पाया जाता है और जो राइजोजीनस है उसमें कौन सा प्लाज्मिड पाया जाता है? RI प्लाज्मिड। बात करें हम प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड क्या होता है हमें पता है। जो बैक्टीरियल कोशिका होती है उसमें उसका क्रोमोसोमल DNA तो होता ही है, स्वयं का जो DNA है जो वो तो होता ही है। उसके अलावा उसमें वर्तुल DNA भी पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है, प्लाज्मिड की तरह वर्क करता है। तो ये बैक्टीरियल सेल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरस की, जिसमें उसका क्रोमोसोमल DNA है। इसके अलावा इसमें वर्तुल DNA पाया जा रहा है। वो वर्तुल DNA क्या है? TI प्लाज्मिड है। ये TI प्लाज्मिड जो है यहाँ पे वो वाहक का कार्य करता है और रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। TI प्लाज्मिड की हम स्ट्रक्चर देखें तो TI प्लाज्मिड की जो स्ट्रक्चर है उसमें एक विशेष खंड पाया जाता है जो कि इसका tDNA कहलाता है। tDNA का मतलब है, T का मतलब यहाँ पे ट्रांसफर DNA से है, यानी कि स्थानांतरित होने वाला DNA। जब ये बैक्टीरियल सेल पादप की कोशिका से जाके मिलती है, जैसे ही बैक्टीरियल सेल और कोशिका पास में आती है तो ये प्लाज्मिड में से जो इसका tDNA है वो अलग होकर प्लांट सेल में चला जाता है। ठीक है। अब इस जो tDNA वाला पार्ट है इसमें दो बॉर्डर होते हैं, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। ये जो राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर है इसमें एक निश्चित क्रम के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिससे इसकी पहचान की जा सकती है। एक निश्चित सीक्वेंस होता है, निश्चित क्रम होता है इनका, जिससे इसकी पहचान की जा सकती है कि ये tDNA वाला भाग कौन सा है। इसके अलावा इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपिन को सिंथेसिस करने के जो जीन है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ऑक्सिन को सिंथेसाइज करने के, यानी कि ऑक्सिन का निर्माण करने की, साइटोकाइनिन का निर्माण करने के और ओपिन का निर्माण करने के जो जीन है वो इस ट्रांसफर DNA यानी tDNA में पाए जाते हैं और यही प्लांट की सेल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें ओपिन कैटाबॉलिज्म में पाया जाता है, यानी कि ओपिन में जितनी भी कैटाबॉलिज्म होती है उसका जो निर्धारण है वो ओपिन कैटाबॉलिज्म वाला जीन करेगा। इसके अलावा इसमें ओरी क्षेत्र पाया जाता है। ओरी क्षेत्र मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि इस यहाँ पे जो जीन पाए जाएंगे वो रेप्लिकेशन के लिए रेप्लिकेशन का कार्य करेंगे। इसके अलावा इसमें विरुलेंस जिलेटिन भी पाया जाता है। तो ये पूरी क्या है, TI प्लाज्मिड की संरचना है, जिसमें इसका मेन पार्ट जो होता है वो tDNA होता है, ट्रांसफर DNA है जो कि एग्रोबैक्टीरियम से और प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होना है इसलिए इसका क्या नाम दिया गया, tDNA। क्या क्या पाया जाता है इसमें? मेनली इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपिन को निर्माण करने वाले जीन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है। एक बार इसे नोट डाउन करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये एग्रोबैक्टीरियम जो है वो प्लांट सेल को कैसे रोग ग्रसित करता है। सबसे पहले एक प्लांट है, प्लांट में किसी प्रकार का कोई घाव लग जाने पर, जब किसी द्विबीजपत्री पादप में
कोई घाव लग जाता है या कोई कट लग जाता है तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स यानी कुछ अणु बाहर की ओर निकलते हैं। ये अणु जो बाहर की ओर निकलते हैं इनका जो सिग्नल है मिट्टी में उपस्थित एग्रोबैक्टीरियम तक पहुंचता है। यानी कि मिट्टी में एग्रोबैक्टीरियम उपस्थित है, ये जड़ है इसकी, और यहाँ मिट्टी में क्या उपस्थित है, एग्रोबैक्टीरियम उपस्थित है। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसमें इसमें एक विशेष इन मॉलिक्यूल से जो स्मेल निकल रही है उसको यानी जो सिग्नल्स है उनको ग्रहण करने के लिए किस पे एक निश्चित वेक्टर होता है विर ए। ये विर ए इसके सिग्नल्स को ग्रहण कर लेता है। जैसे ही ये सिग्नल्स विर ए का पहुंचते हैं विर ए एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर बैक्टीरियल सेल को कहाँ तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ये विर ए बाकी सारे बहुत सारे इसमें विर ए वेक्टर्स होते हैं, वो सब वर्क करके ये बैक्टीरियल सेल जहाँ पे ये घाव उत्पन्न हुआ है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो घाव वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल आकर पहुँच गई। कैसे पहुँची, घाव लगा, घाव या फिर कोई कट लगा, कट लगने से यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स यानी जो अणु बाहर निकले उन्होंने एक सिग्नल भेजा। वो सिग्नल किसने एक्सेप्ट किया, बैक्टीरियल सेल पर विर ए उपस्थित है, उसने वो सिग्नल एक्सेप्ट करा और वो एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने पर ये बैक्टीरियल सेल यहाँ मिट्टी में से निकलकर कहाँ पहुँच गई, ये जो घाव वाला क्षेत्र है यहाँ पर आकर पहुँच गई। अब जैसे घाव वाले क्षेत्र पर यहाँ पर एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल इस बैक्टीरियल सेल्स के साथ मिल गई, मतलब यहाँ पे आकर यहाँ पे आ गई। अब जैसे ही ये प्लांट सेल बैक्टीरियल सेल के संपर्क में आएगी, यानी कि ये जो प्लांट सेल है और ये बैक्टीरियल सेल है, दोनों के बीच में एक पथ बन जाएगा और इस पथ में से बैक्टीरियल सेल में उपस्थित एक तो इसका क्रोमोसोमल डीएनए होगा, इसके अलावा इसमें वर्तुल डीएनए जिसकी हम बात कर रहे हैं टीआई प्लाज्मिड की, उस टीआई प्लाज्मिड में से जो ये टी डीएनए वाला भाग है, ये टी डीएनए वाला भाग यहाँ से कट होकर और यहाँ पे आकर इस प्लांट सेल के क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि ये जो टी डीएनए है ये प्लाज्मिड में से हटकर इसके प्लांट सेल के टी क्रोमोसोमल यानी कि डीएनए के साथ जाकर जुड़ जाएगा और रेप्लिकेशन करने लग जाएगा। यानी कि इस क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया और वो रेप्लिकेशन करने लग जाएगा। अब हमने इसकी लेक्चर में पढ़ा था कि टी डीएनए में ऑक्सिन भी होता है, साइटोकाइनिन जीन भी होते हैं और ओपिन जीन भी होते हैं। प्लांट जो सेल होती है उसमें खुद में स्वयं में पहले ही ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन उपस्थित होते हैं जो इसका निर्माण करेंगे, क्योंकि प्लांट सेल है और ये ऑक्सिन और साइटोकिनिन क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन होते हैं, प्लांट की वृद्धि करने का कार्य करेंगे। तो इसके डीएनए में ये ऑलरेडी इसके जीन उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही ये टी डीएनए है ये इसके अंदर आके जुड़ेगा तो इसके पास भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन उपस्थित है। तो ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन है ये डबल हो जाते हैं। डबल इन सेंस कि इसके पास पहले भी उपस्थित थे और दोबारा और आ गए। तो अब जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, वो तीव्र गति से होने लग जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा, क्योंकि दो जीन हो गए उपस्थित, ऑक्सिन के भी दो जीन उपस्थित हो गए, साइटोकाइनिन के भी दो जीन उपस्थित हो गए, जो इसके निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देंगे। बढ़ने के लिए ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के निर्माण जल्दी जल्दी होने लगेगा, बहुत तीव्र गति में होने लगेगा, जिससे कोशिका जो है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि करने लगेगी, बहुत ज़्यादा विभाजन होने लगेंगे। विभाजनों के फलस्वरूप जो कोशिका है वो एक कोशिकाओं का समूह बना लेगा। यानी कि जहाँ पे ये प्लांट सेल बैक्टीरियल सेल से जुड़ी और कोशिका में विभाजन शुरू हुआ तो जितनी भी कोशिकाएं बनी वो बहुत तीव्र गति से बनती जाएंगी और बनने के पश्चात उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने पर जो प्लांट होता है, जैसे जैसे ये प्लांट है और मान लीजिए यहाँ पे वो कट लगा था और यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल आके जुड़ी है, तो विभाजनों के फलस्वरूप यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाओं का ये समूह बन जाएगा। यानी कि कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा जो कि क्या कहलाएगा, क्राउन गॉल कहलाएगा। यानी कि क्यूमिनिफेरस ने क्या किया, एक संरचना उत्पन्न कर दी जिसे हम पिटिका कहते हैं।
और ये पिटिका कैसे उत्पन्न हुई? कोशिकाओं के लगातार विभाजन के फलस्वरूप ये उत्पन्न हुई। विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि जो टी-डीएनए है उसमें भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन उपस्थित थे, और जो प्लांट सेल है उसमें भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन उपस्थित थे। दोनों ज़्यादा, उनकी मात्रा ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने पर कोशिकाओं ने ज़्यादा विभाजन शुरू करा। ज़्यादा विभाजन शुरू होने पर एक संरचना बनी, यानी कि कोशिकाओं का एक समूह बन गया, जिसे हमने पिटिका नाम दिया, उसे क्रोन वॉल कहा। ठीक है, अब हम बात करें कि ये तो एग्रोबैक्टीरियम का हमने सिंपल सा पढ़ा कि एग्रोबैक्टीरियम जो है वो प्लांट को किस तरीके से रोग ग्रसित करता है, यानी कि इसको संक्रमित करता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा हम जीन स्थानांतरण की विधि किस प्रकार से कर सकते हैं। एक बार इसको डायग्राम को उतार लेंगे, ये वाले डायग्राम को। अब हम देखते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम जो है वो किस प्रकार से उसमें हम जीन स्थानांतरण कर सकते हैं। तो हमने टीआई प्लाज्मिड की जो स्ट्रक्चर पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि इसमें लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर होता है। ये जो इसमें राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर में 25 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो होता है, क्रम होता है, वो एक जैसा होता है, यानी कि इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। यानी कि 25 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ भी पाया जाएगा और यहाँ भी पाया जाएगा। तो हमने जो बायोटेक्नोलॉजी में हमने सबसे मेन पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो कि डीएनए को कट करने का कार्य करता है। तो यहाँ भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग करके जो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर है वहाँ से टी-डीएनए को कट कर सकते हैं। यानी कि ये लेफ्ट बॉर्डर में इसकी पहचान हम किसके द्वारा करेंगे? 25 न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस क्रम, यानी सीक्वेंस से हम इसको पहचान लेंगे कि लेफ्ट बॉर्डर कौन सा है और राइट बॉर्डर कौन सा है, और यहीं पे क्या उपस्थित है? टी-डीएनए उपस्थित है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के माध्यम से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के माध्यम से हम यहाँ से इस टी-डीएनए को कट करके अलग कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो वांछित डीएनए है जिसका हम जीन स्थानांतरण करवाना चाहते हैं उसको यहाँ पर आकर जोड़ देंगे। यानी कि ये हमारा टीआई प्लाज्मिड है। इस टीआई प्लाज्मिड में हमने टी-डीएनए वाला जो भाग है उस टी-डीएनए वाले भाग को हमने क्या कर दिया है? कट कर दिया है। किसकी सहायता से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से। ये टी-डीएनए वाला भाग हमने कट कर दिया है, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया है? वांछित डीएनए खंड। वांछित डीएनए खंड, ये हमारा वांछित डीएनए खंड है जिसको हमने इस टी-डीएनए की जगह जोड़ दिया है। तो यहाँ से टी-डीएनए तो बाहर की तरफ निकल जाएगा, और जो ये हमारा टीआई प्लाज्मिड है यहाँ पर हमें टी-डीएनए वाले भाग की जगह वांछित जीन प्राप्त हो जाएगा। ये हमने इसको अलग ड्रॉ किया है जिससे हम इसकी पहचान कर सके। ये हमारा वांछित डीएनए खंड है। यानी टीआई प्लाज्मिड में हमने हमारा वांछित डीएनए खंड जोड़ लिया है। तो ये जो प्लाज्मिड हमको प्राप्त होगा ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहलाएगा। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहलाएगा। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरियल सेल में उपस्थित है। ये बैक्टीरियल सेल जो हमने अभी पहले डायग्राम बनाया था कि प्लांट सेल के पास में जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल आकर जुड़ेगी तो इस बैक्टीरियल सेल्स में जो हमारा जो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ये यहाँ से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में से ये जो डीएनए खंड है, जो वांछित डीएनए खंड है वो यहाँ से निकलकर इस कोशिका के, प्लांट कोशिका के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और रेप्लिकेशन करने लग जाएगा। इस तरीके से जीन स्थानांतरण द्वारा टीआई प्लाज्मिड में हम
जो हमारा वांछित डीएनए खंड है उसका स्थानांतरण करके जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं और प्लांट सेल में उसकी प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने केवल इसका एक इंट्रो पढ़ा, यानी कि परिचय पढ़ा, कैसे प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।